हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अजीत कुमार गुप्ता है और इलेक्ट्रिसिटी अभी हम लोग का चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है और इसमें आज देखेंगे सिमेट्रिकल सर्किट को। और हम लोग लास्ट क्लास में अभी तक देख चुके हैं वीटस्टोन ब्रिज को, तो आज देखेंगे सिमेट्रिकल सर्किट या सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो मान लिया जाए सिमेट्री, पहले आप लोग समझ लें सिमेट्री क्या है। तो सिमेट्री होता है कि एकदम बराबर सा दिखने वाला सदृश्य रूप, ठीक है, एकदम एक जैसा रूप हो। तो आप कह सकते हो कि अगर नेटवर्क एक जैसा है, एक जैसे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो एक जैसा करंट फ्लो कर रहा है। और इसी सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। जैसे कि नेटवर्क मान ले कि हमारा एक नेटवर्क कुछ इस तरह से है, हम सिमेट्रिकल बनाने के लिए एक नेटवर्क को ले रहे हैं। जो नेटवर्क हमारा कुछ इस तरह से A to B, अब समझे कि क्या हो रहा है, किस तरह से कंडीशन चल रहा है और किस तरह से। अगर ये एक नेटवर्क है, जो नेटवर्क जिसे हमें बोला गया कि एनालाइज करें कि करंट क्या फ्लो करेगा और क्या हो रहा है नहीं। पहली चीज, इसका कोई फिक्स मेथड नहीं होता है, बट प्रैक्टिकली जितना प्रैक्टिस करोगे आप, जितने सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालोगे, लॉजिक धीरे धीरे करके वैसा डेवलप होगा और उसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे इससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब सिमेट्री पोजीशन को कहाँ देख रहे हैं तो समझा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस जंक्शन है, इस जंक्शन पर जो भी करंट आएगा वो करंट I1, I2 और I3। अगर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव भी है तो I1, I2, I3 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जंक्शन पर तीन करंट में वो बढ़ जाएगा, तीन करंट में डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो क्या हो रहा है कि जो सिमेट्री का कंडीशन यहाँ है, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस यहाँ पर अवेलेबल है, उसी रेशियो में इस जंक्शन B पर भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अब बोलो कि इसका क्या फायदा हुआ इस लॉजिक का। तो जिस किसी भी रेशियो में यहाँ रेजिस्टेंस है और उसी रेशियो में यहाँ पर B जंक्शन से डायरेक्ट जुड़े रेजिस्टेंस है, मतलब कि जिस रेशियो में यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसी रेशियो में करंट वहाँ पर ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी वहाँ पर डाइवर्स। करंट जिस रेट से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी रेट से उसको आगे जाना। आप देखो, अब हम पाथ को देखते हैं। तो इस पाथ में यहाँ पर जंक्शन पर करंट I1 आया और कह रहा है कि I1 करंट अगले पॉइंट B पर पहुंच गया, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं गया, ठीक है। I2 आया है और आपने बोल रहे हो कि I2 आगे B पर भी पहुंच गया, मतलब या इसके थ्रू भी कोई करंट इस लाइन में नहीं गया। I3 आया और आप बोल रहे हो I3 आगे पहुंच गया, तो इस डायरेक्शन में कोई करंट इसके थ्रू भी नहीं आया। मतलब कि ये जो दो रेजिस्टेंस थे जो हमें कॉम्प्लेक्स कर रहे थे इस स्ट्रक्चर को, इस नेटवर्क को, वो रेजिस्टेंस से बिहार सिमेट्री के होने के कारण कोई भी तरह का करंट नहीं गया, ठीक है, नहीं गया। मतलब कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ये कि हम इसे सॉल्व करते समय इन रेजिस्टेंस को हटाएं। हमारी पहली टेक्निक ये हुआ सिमेट्री को ध्यान रखने के कारण कि यहाँ पर चूंकि करंट इसमें जीरो है, तो करंट जीरो मतलब उस रेजिस्टेंस का रहना और ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये सर्किट हम रिड्यूस करके इस रूप में ला सकते हैं। सर्किट को रिड्यूस कर दिया और ये रेजिस्टेंस जिनसे कोई करंट पास नहीं कर रहा था उसे हमने रिमूव कर दिया। और ऐसा कुछ अगर हमने किया है तो क्या फायदा होने वाला है हमने देखा। अब यह एक सिंपल सर्किट के रूप में कन्वर्ट, जहां पर R और R ये सीरीज, R और R सीरीज, R और R सीरीज और तीनों एक दूसरे के पैरेलल। इक्विवेलेंट अगर लिखना
लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। एक और लाइन, ये R और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। एक और लाइन R और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। और ये तीनों 2R रेजिस्टेंस हमारे पास नेटवर्क में एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हमने सीरीज को कंबाइन किया है और अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो आप जानते हो कि अगर n सेम रेजिस्टेंस सर्किट में पैरेलल कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट हो जाता है R इक्विवेलेंट R बाई n, और सीरीज में होता है तो n इंटू R। तो यहाँ पर पैरेलल में है तो आप A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो से सकते हो 2R बाई 3। ये मेथड से तुरंत ही सॉल्व हो गया। और मेथड में हमने क्या किया, इक्विवेलेंट या सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को यूज करके रिमूव कर दिया उस रेजिस्टेंस को जिस रेजिस्टेंस से हमें कोई करंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, नोट करने की बहुत ज्यादा इसमें स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत तो नहीं समझते हैं तो हम हटा लें। एक मेथड हुआ ये सॉल्यूशन का सिमेट्रिकल के हिसाब से। अब दूसरा एक और मेथड देखिए, इस नेटवर्क को मैं फिर से बना देता हूं ताकि फिर से नीट क्लीन रहे और अगले एग्जाम्पल्स को हम समझ पाएंगे। A B R R R R R R R। अब सिमेट्री क्या करता है तो समझा। सिमेट्री ये कह रहा है कि जिस किसी भी रेजिस्टेंस के हिसाब से A से R के बाद का ये पॉइंट है उसी रेजिस्टेंस के हिसाब से सर्किट में ये भी पॉइंट है, मतलब हम पॉइंट का नाम दे दें C और D। ठीक है, पॉइंट का नाम दे रहे हैं C और D। तो देखिए कि इक्विवेलेंस के हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से यहाँ से एकदम सिमेट्री है दोनों साइड, तो मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट C और पोटेंशियल एट पॉइंट D अगर सिमेट्री है तो पाथ लाइन के हिसाब से दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो अगर कुछ ऐसा है तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि ये D पॉइंट और C पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं और खींच करके ये पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं D से। देखो कैसे कनेक्ट करने तो समझो। अगर हम बोल रहे हैं कि इन दोनों जो हेड पॉइंट है उसे कनेक्ट कर दे ताकि पोटेंशियल दोनों बराबर है तो वो एक वायर के साथ कनेक्ट, और अगर कनेक्ट करेंगे तो ये जो पार्ट है, ये जो रेजिस्टेंस पार्ट है, हम इसको जैसे ही पलट करके कनेक्ट किए तो ये इस वाले आर और इस वाले आर के पैरेलल में आ जाएगा। मतलब हमारे पास सर्किट में एक कनेक्शन ये है कि ये डी पॉइंट पर ये और ये रेजिस्टेंस, ये और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल हो। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रेजिस्टेंस जैसे था हॉरिजॉन्टल में उसको तो उसी तरह से रख दिया। इसे अगर हम इस D को जोड़े हैं तो ये रेजिस्टेंस ये और ये जो हमारे डायग्राम में दिख रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें मिलेगी इन दोनों रेजिस्टेंस। अब अगर इन दोनों रेजिस्टेंस की बात करें तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और हमें इस तरह के रेजिस्टेंस फॉर्मेशन मिलेंगे पैरेलल। अब क्या कर दिए हमने, सिमेट्री होने के कारण हम एक सेकंड मेथड को यूज कर रहे हैं, और सेकंड मेथड में हमने क्या किया कि अभी जो भी सिमेट्रिकल पोजीशन से जो सेम पोटेंशियल था उसे एक वायर से कनेक्ट करने का फायदा क्या हुआ कि अब सर्किट कॉम्प्लेक्स जैसा ना रखते हैं, ये दिख रहा है ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, इसको अगले स्टेप में हम अगर
सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं आर, ठीक है। ये पैरेलल है आर और आर पैरेलल, तो इसको कह सकते हैं ये r/2, ये आर और आर पैरेलल, तो इसे भी आप बोल सकते हो r/2, ये आर और ये आर पैरेलल, तो ये हुआ r/2 पॉइंट डी, ठीक है। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस पॉइंट आपको मिल गए हैं, r/2 और r, और अब आपको ये सॉल्व करना है कि किस तरह से सर्किट सॉल्व हो, ठीक है। अब देखिए इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए तो क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं अगर यहाँ सर्किट पर, तो हमें सर्किट से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। हाँ, सर्किट पर देखें तो हमारे पास यह सर्किट बीट स्टोन जैसा दिख रहा है। अगर हम ये R1, R2, ये R3 और ये R4 की बात करें, जो कि हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर R1/R2 और R3/R4 सेम है, मतलब ये रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर सकते हैं, जो कि बीट स्टोन के कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर R1/R2 जो कि R/R है, जो आया अपना 1, और R3/R4 जो R/2 और R/2 ये भी आया 1, और दोनों ही तरफ R1/R2 और R3/R4 तो लास्ट क्लास बीट स्टोन बीच पर है, उसके हिसाब से जो सेम है, और इस सेम के अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ये बीट स्टोन बैलेंस है, बीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। और बैलेंस कंडीशन पर हम क्या करते हैं कि बीच के रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव जैसे ही किए तो अब ये सर्किट जो हमारे सामने दिख गया, अब ये सर्किट है R/2 ठीक है। सर्किट को अब हम रिड्यूस कर दिए, ए और बी, R/2 और R, ये और ये सीरीज में, तो R + R 2R, और R/2 और R/2 भी सीरीज में, तो R/2 और R/2 हुआ अपना R। अब थोड़ा सा बोर्ड के स्पेस को मिटा रहे हैं, अगर आपके स्क्रीन से बाहर आ रहा हो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपका मिसिंग पार्ट न लॉस हो। देखिए अब हमारे पास जो सर्किट बना वो है 2R, R और अब ये जो रहा ये R, दोनों जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट दो पैरेलल के लिए आप क्या कर सकते हो, तो पैरेलल R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हो, तो R इक्विवेलेंट आपका R इक्विवेलेंट पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होने के केस में क्या करते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इक्विवेलेंट लिख दीजिए 2R into R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R, 2R² डिवाइडेड बाय 3R, तो ये हो गया 2R/3, जो कि हम लोग मेथड 1 से भी आंसर लेके आए थे, तो हमारा आंसर आया था 2R/3। तो एक ये एप्लीकेशन जिसको आप यूज करके आप सीधे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिमेट्री के हिसाब से ला सकते हैं, और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स को कुछ ज्यादा लेंगे ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो सके, ठीक है। R 2R
R to R to R और आपको अब फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में ये रेजिस्टेंस क्या होगा। सब कुछ ठीक है, ये रेजिस्टेंस आप आर को पूरा रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। चलिए अब देखिए रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो हम कह रहे हैं कि पॉइंट ए से जो भी करंट आ रही होगी वो करंट I1, I2, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूट तीनों साइड में, यहाँ पर जो एक जैसी स्थिति है तो एक ही रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली आप भागोगे रास्ता तीनों एक जैसा दिखेगा, कोई रास्ते में बराबर तरीके से बढ़ करके चलेगा। यहाँ पर भी जो सबमर्ज हो रहा है वो तीनों रेशियो एक जैसा है, इसका मतलब कि सेम रेशियो में करंट इन करेगा। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप अभी हमें सिमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये यूजलेस, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, यूजलेस। दो रेजिस्टेंस आपके सामने यूजलेस हो रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और इसे कनेक्ट कर दोनों से कोई भी मिल सकता है। हमारे लिए जो चीज रिमूव करने लायक हो तो रिमूव करना ज्यादा आसान हमें लग रहा है तो हम उससे ही करते रहे। आप दूसरे भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे लास्ट प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट में था। क्या हो जाएगा, R plus 2R 3R, R plus 2R 3R, R plus 2R 3R, मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली 3R के तीन रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में हैं, A पॉइंट B पॉइंट। और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो एक नंबर के रेजिस्टेंस जो पैरेलल में हो, एक रेजिस्टेंस एक संख्या में अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल जाता है हमें, AB के बीच में हमें मिल जाएगा R इक्विवेलेंट R by n मतलब 3R by n। ठीक है, 3R by 3 मतलब हमें। और आप लोग अगर सॉल्व करना चाहो तो इसे एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, जहां ये और ये पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में और यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, और सॉल्व करें तो फिर मेथड 2 हमने डिस्कस किया था लास्ट। सिमेट्री बेस्ड ही प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। तो सिमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम में दो तो देख लिए, अब देखिए तीन का, कि अगर तीन के नेटवर्क्स में काम हो तो कैसा अपना नेटवर्क दिखेगा। अब इस नेटवर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। तो चलो दोनों टर्मिनल पॉइंट को पहले डिस्कस करें। तो टर्मिनल पॉइंट पर करंट तीन भागों में बट जाएगा और इस पॉइंट पर भी चूंकि सिमेट्री है तो तीन भागों में चली जाएगी बराबर भागों में। ठीक है, तो एक बंदा तो बोल सकता है सर यहाँ से जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ वहीं तरह से उस तरह से हुआ, तो फटाफट करो क्या 1 2 3 4 इन सबको रिमूव करो। ठीक है, लेकिन ये गलत, क्यों गलत है तो समझो। करंट कहां पर क्या हो रहा है कि इस जंक्शन पर पहुंचने के बाद कोई कंडीशन नहीं है कि ये I1 ही आगे जाना चाहिए।
कंडीशन केवल ये है कि इस जंक्शन के बाद वो I1 पर, मतलब इस जंक्शन के बाद वो चाहे तो I करंट, एक छोटा सा I करंट नीचे की ओर जा सकता है जो कि I1 माइनस I हो, और इस तरह से भी देखिए तो I3 जो जा रहा है तो उसमें से एक छोटा सा वही सेम अमाउंट का करंट I इस सर्किट में जा सकता है इक्विवेलेंस होने के कारण, और इधर I3 माइनस I मूव कर, देखो क्या हुआ, ये करंट अगर I यहाँ पर गया तो यहाँ तो जंक्शन पर घट रहा था करंट I1 माइनस I, और यहाँ I जो ऐड हो जाएगा आगे वो कंटिन्यू करके I1 हो जाएगा। क्यों भाई I1? देख लो I1 माइनस I प्लस अगर I इस जंक्शन पर पहुंचने वाले टोटल करंट को जोड़ो, ये और ये कैंसिल हो गए और I1 करंट चला गया। ठीक है, क्योंकि हमें करंट की कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए कि ये छोटा सा I करंट जो है इस सर्किट में I3 माइनस I जो हो गया था और I करंट आया, तो आगे जो जा रहा है ये प्लस I करोगे, अब आगे I3 जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन फॉलो। मतलब ये सारे रेजिस्टेंस यूजलेस रेजिस्टेंस नहीं है। सिमेट्री में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते थे और बहुत सारे टेक्स्ट बुक पे भी इस क्वेश्चंस के आंसर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। हम केवल समझ रहे सिमेट्री दोनों टर्मिनल पोजीशन पर हमने लगाया वो सही है, सब कुछ सही अच्छे से हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन नहीं कहा था कि इस लाइन में भी वही करंट जाए, करंट वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा और आगे किसी से एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि सिमेट्री की एक कंडीशन को हम आपके सामने डिस्कस करें। तो बोलोगे सर तो इसमें क्या किया जाए, तो करो क्या भाई, सिमेट्री तो दिख रहा है, इस फाटक को बंद करो, इस फाटक को बंद कर दो। एक चीज जो यहाँ पर जाने के लिए मिला वो ये था कि ये I3 करंट बिना डिस्टरबेंस के अपनी लाइन में चल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या मान लिया I2, सॉरी ये जो I2 करंट है वो बिना किसी डिस्टरबेंस से चल रहा है। मतलब अगर आप चाहो इनकी वायर से अलग कर सकते हो, अगर ये दोनों वायरिंग आप चाहो तो अलग कर सकते हो कि इस लाइन से कोई लेना देना देखो नहीं है, क्योंकि वहां पर करंट ना तो आ रहा है और ना जा। हमेशा ध्यान रखिए उसी पॉइंट को केवल डी अटैच कीजिए जिस पॉइंट से, जिस जंक्शन से आपका कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, लेकिन बाकी इन दोनों के बीच में इस लाइन सर्किट में चूंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हमने केवल उस जंक्शन को उस लाइन से हटा दिया है करंट, ताकि हमारे सॉल्यूशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान चीज़ों को सॉल्व करें। फाटक को बंद करें तो फाटक को बंद करने पर देख रहे तो क्या आ रहा है आर, और देखिए ये और ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल, आर और आर टिक मार्क करते चलेंगे ताकि डायग्राम हमारा जो बनता गया वो क्लियर है। ये डायग्राम और ये वाला जो पार्ट है वो भी पैरेलल, आर आर। चलो आप बोलोगे कि सर ये लाइन पर क्यों नहीं जोड़ा, तो हमने यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल, ये और ये पैरेलल टिक मार्क करते जाएंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। इसको और इसको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर जो बी शेप में हमें दिख रहा है ये दोनों पैरेलल, दोनों पैरेलल। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर लास्ट में जो दो रेजिस्टेंस मिले ये दोनों की पैरेलल, इस लाइन को फॉलो करता हुआ अब ये बोलो कि अगर ऐसा सर्किट मिल जाए तो आपके लिए काम आसान हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब बोलो काम सर कैसे आसान हुआ। अब इस सर्किट को हम इसलिए इरेज कर रहे हैं दोस्त क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, हम सर्किट को इरेज कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्राइमरी सर्किट आपको दिख जाए में क्या था। उस सर्किट जो बड़ा सा भयावह सा सर्किट लग रहा था अब हम उसे उस रूप में लेके
देखिए कि क्या सॉल्व करते हैं। तो लाइन 1 में R और R सीरीज में हम इसका इक्विवेलेंट लिख दिए जो कि आया 2R। ये R और ये R पैरेलल है तो इससे हम बोल रहे हैं कि ये R/2। ये R और ये R पैरेलल है तो इसको बोल दिए R/2। ये R और ये R पैरेलल है तो इसे भी बोल दिए R/2। साइड साइड वाला हो गया सब। अब इसके बाद ही R और R पैरेलल R/2 और यहां पर भी पैरेलल R/2। कोई समस्या? उस डायग्राम से अब हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, कोई समस्या हमें अभी तक नहीं आई। अब आगे देखिए, फिर से इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो वीडियो को 10 सेकंड पीछे कीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये लाइन में अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये लाइन में थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर दिक्कत कर रहा है। तो करते क्या है, इस वाले पूरे वाले पार्ट का इक्विवेलेंट लिख दे। तो यहाँ पर R/2 और R/2 मतलब ये सीरीज में जो कि पैरेलल है R/2, मतलब स्ट्रक्चर कुछ अब इस तरह से है 2R R/2, यहाँ पर R/2 जिसके पैरेलल में अपना R रेजिस्टेंस मूव कर रहा है। देखो R/2 सीरीज है तो ये पैरेलल में मूव कर रहा है और ये था R/2 A से B। एकदम धीरे धीरे हम जा रहे हैं। अगला है 2R R/2, R और R/2 का पैरेलल क्या होगा, A और B का R और R/2 का हम पैरेलल में पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट, तो वो होगा R1 × R2 R1 × R2 बाय R1 प्लस R2 कर दे R²/2 इंटू 2R प्लस R/2 मतलब R²/3R और ये हो गया R/3। जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है वो फटाफट निकाल सकते हैं। तो ये पार्ट रहा R/3 तो हम सॉल्व कर दे तो ये हुआ R/2 R/3 और ये पार्ट रहा R/2 B। ठीक, हम लोग अपने सॉल्यूशन की ओर तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ पर 2R जिसके पैरेलल में ये वायर नेटवर्क जिसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज वाले को 3 को जोड़ दीजिए तो आपको अपना कुछ बैलेंस मिल जाएगा। निकालें हम 2R R/2 और R/2 R हुआ और R प्लस R/3 मतलब 4R/3। टोटल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट लिख दिए 4R/3। आप लोग कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, जोड़ना है जो तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। अब दो रेजिस्टेंस मिल चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास मिलना कोई बड़ा समस्या नहीं है। दो रेजिस्टेंस हो R1 और R2, उसका इक्विवेलेंट होगा R इक्विवेलेंट बिटवीन R1 into R2 divided by R1 plus R2 कर देते हैं। 2R into 4R/3 by 2R plus 4R/3 कर देते हैं। 8R square by 3 into 6R plus 4R by 3। 3 से 3 कैंसल, इसे कर सकते हैं 8R square divided by 10R 4R/5 जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ऐसे कभी भी प्रॉब्लम आपको जो इक्विवेलेंट सर्किट के मिले जो कि आईआईटी वगैरह बहुत बार पूछता है, आप उसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हो बिना डिस्टर्ब। ध्यान रखिएगा जब भी सिमेट्रिक सर्किट को सॉल्व करें, जिस किसी भी लाइन से करंट का कोई लेना देना नहीं होगा उस लाइन से आप ये अटैच कर सकते हैं। और जब भी इसे सॉल्व कीजिए माइंड में 2-3 बातें जो माइंड में रखना है, वेटस्टोन ब्रिज कहीं मिल रहा है कि नहीं इसे चेक कर लीजिए। पैरेलल और सीरीज की कैलकुलेशन को एरर ना हो इसे चेक करिए, बाकी सारे प्रॉब्लम आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को देखेंगे, जिसे डिटेल में देखा जाएगा। आपके चैप्टर अभी लास्ट पड़ाव पर ही है, 2 से 3 क्लास और लगेंगे। उसके
उसके बाद खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग आईआईटीज के, नीट के और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्पेशल सेपरेट वीडियोस लेते हैं जहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली है, फ्री करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर पढ़ लेने के बाद अब आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन बैंक के मेजर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू।